अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मखसूस नशिस्तों का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी ताल कौंसल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार किया था। उन्होंने फैसला दिया था, फिर उस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो लगाया गया, वहाँ पे चैलेंज किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से। और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी वही फैसला सस्टेन किया जो इलेक्शन कमीशन का था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करा दिया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि सुन्नी ताहत कौंसल किसी तौर भी मखसूस नशिस्तों के लिए एलिजिबल नहीं है और सुन्नी ताहत कौंसल का जो अपना आइन है उसके मुताबिक भी गैर मुस्लिम रुकन जो है वो नहीं मुंतखब हो सकता। इसके अलावा उनका ये कहना था कि जो तारीख दी गई थी उस तारीख के ऊपर सुन्नी ताहत कौंसल ने अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई थी। और फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुन्नी जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, जब उनसे तहरीक इंसाफ नजरियाती का सर्टिफिकेट मांगा गया तो उस वक्त उन्होंने वो सर्टिफिकेट देने से माजत की और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद उन्होंने सुन्नी ताहत कौंसल ज्वाइन की। जिसलिए जो ये दलील दी गई है, ये जवाज़ दिए गए हैं जिसके तहत उनको जो मखसूस नशिस्तें वो नहीं दी गई। और इसके बाद देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट जब हेयरिंग करेगा तो क्या इसका आउटकम आएगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ व सुन्नी ताहत कौंसल के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से एक दफ़ा फिर इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। और आवाम को याद करवाता चलूँ कि ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जिनको तहरीक इंसाफ ने खुद अपॉइंट किया था। दूसरे नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी, नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ेर सदारत, जिसमें तमाम वज़रा, आला और गवर्नर्स और जो फौज अफवाज के सरबराहान, सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज साहब ने शिरकत की। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या अमन व अमान कायम करना सिर्फ एक पाक फ़ौज का ही काम है और बाकी सूबाई हुकूमतें इससे बरी ज़िम्मा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस बात को बड़ी शद्दोमत से जोर दे कहा कि दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेना होगी, सूबों को भी और मरकज़ को भी। और मरकज़ जो है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रही है पाक फ़ौज, उसके लिए फ़ंड्स दे रही है और हर तरह की सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन सूबाई हुकूमतों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इसके अलावा सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो दहशत गर्दी पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर भी बैठना होगा। और मजहबी तबके को भी दहशत गर्दी के ख़त्म करने के हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कही कि सोशल मीडिया के हवाले से जो झूठ फैलाया जा रहा है ये एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। आइन की धज्जियाँ उड़ाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसके ऊपर कानून साजी करनी होगी कि झूठ और नफरत को ख़त्म किया जा सके। किस तर्ज की कानून साजी वज़ीर-ए-आज़म साहब करना चाहते हैं और क्या ये कानून साजी जो है वो मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के निज़ाम के लिए बेहतर होगी या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अगेन पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बैठ भी रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, डेडलॉक भी है। डेडलॉक से अब बात गिले शिकवों पे आ गई है। सूबाई हुकूमत के हवाले से, बिलखुसूस पंजाब के हवाले से कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं कि पावर शेयरिंग फार्मूला वो तय करेंगी। और बजट के हवाले से जो है वो भी चीज़ें हो रही हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात पर कन्विंस हैं कि जो कमिटमेंट्स हुई हैं, जो गुफ्तगू हुई है बजट पास होने से पहले, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। ताहम उन्होंने इस बात की भी तारीफ़ की कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो एफ़र्ट है और उनकी जो कोशिश है उसके ऊपर उन्हें कोई डाउट नहीं है, बड़ी साफ नीयत से वज़ीर-ए-आज़म साहब काम कर रहे हैं। अब लगता तो ये है कि पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी और बजट पास हो जाएगा, ये जो चहम गोइयाँ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे आपने आज के प्रोग्राम में और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। नदीम कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। नदीम कुरैशी साहब, सर मखसूस नशिस्तों के मामले पे इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करवा दिया है। उनके नज़दीक तो सुन्नी ताहत कौंसल की मखसूस नशिस्तों के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है और उनके आइन के मुताबिक कोई नॉन मुस्लिम उनका मेंबर हो नहीं सकता। और उनका कहना यह है कि कोई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने की जो तारीख थी उस तक ये जमा नहीं कराएगी फहरिस्त। तो आप क्या समझते हैं? और फिर ये इलेक्शन कमिश्नर साहब से इस्तीफे का मुतालबा क्या इस जवाब के बाद ज़्यादा जोर पकड़ रहा है, उसके तनाजुर में है? अब इस वक्त हमारा नहीं देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो रवैया आपके सामने है और पिछले 3 साल से इस मुल्क में जो खेल खेला जा रहा है बदलिया इलेक्शन कमीशन, वो अब एक-एक बात पर अगर हम बात करेंगे तो पूरा प्रोग्राम चाहिए। जो आपका और मेरा सुनने और देखने वाला है उनको अंदाजा है
कि पाकिस्तान में बिलखुसूस इस इदारे ने जिसको एक आईनी हैसियत हासिल है, जिसके ज़िम्मे है कि उसने फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना है। जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था कि 14 मई 2023 में इंतखाबात होंगे 2 सूबों में, तो इस इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से उस सुप्रीम कोर्ट को डिच किया, किस तरह से हीले बहाने बनाए, सिक्योरिटीज के इश्यूज खड़े किए और इलेक्शन से इंतखाबात से भागे। और यहाँ तक आ कि जी हमारे पास वसाइल ही नहीं है, हमारे पास हमारे पास वो टीम ही नहीं है जो इलेक्शन करवा सके। और उससे लेकर आज तक एक मखसूस जमात को जिस तरह से टारगेट करके और अपनी मर्जी के नताइज वसूल किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद के 3 हल्कों के हवाले से जैसे ही इलेक्शन कमीशन की मर्जी से नामजद ट्रिब्यूनल के जज साहब ने फैसले के करीब आना शुरू किया और तीनों वो अरकान जो फॉर्म 47 की पैदावार है वो इलेक्शन कमीशन पे जाते हैं। बहुत सारे लोगों की दरखास्तें, उनकी प्रे, उनकी रिक्वेस्ट 6-6 माह 8-8 माह अनअटेंडेड रहती है और सेम डे एक ही दिन में उनकी वो दरखास्त मंजूर भी हो जाती है, हेयरिंग भी उसमें हो जाती है और डिसीजन भी आ जाता है। जिस इलेक्शन कमीशन के हवाले से साबिक वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जो उनकी बात बड़ी मशहूर हुई, उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब को कहा मैं फॉर्म 47 का पोल खोल दूंगा। जिस इलेक्शन कमीशन के हवाले से जावेद लतीफ साहब से लेकर मोहम्मद जुबैर साहब तक और शाहिद खाकान साहब से लेकर पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप जो कुछ कहती रही है, इसके बाद मैं नहीं समझता कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन वो आईनी जिम्मेदारी निभा रहा है जो उनको निभानी चाहिए। अभी आपने भी फैसला दे दिया कि जी बादियों नजर में तो बिल्कुल ठीक नजर आता है इलेक्शन कमीशन का फैसला। मुझे वैसे आप पार्टी रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार का इल्म नहीं है, लेकिन बतौर एक तालिब इल्म मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, ये कैसे पॉसिबल है कि इस्लामिक पाकिस्तान में जो एक जहां हम अकलियत को पूरा हक देते हैं, अकलियत के लोग तो मिनॉरिटी के लोग तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, पाकिस्तान में कुली दियों में रहे हैं, तो किस तरह से एक जमात ऐसी रजिस्टर्ड हो गई जो किसी अकलियती शख्स को अपना मेंबर ही नहीं बना सकती? मुझे इसका इल्म नहीं है, मेरी जरा आप तस्वीर बता देंगे। सेकंड, मुझे एक अच्छा, सवाल का जवाब चाहिए बतौर एक सियासी वर्कर, एक सवाल का जवाब। मैं एक हद तक तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इलेक्शन कमीशन की इस बात को मान भी लेता हूँ कि टाइम पर लिस्ट नहीं गई, हालांकि मेरे पास इसके जवाब है, लेकिन ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आप पैरा या कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी शिक हमें ये बताती है कि वो सीट्स उन जमातों को मिल जाएंगी जिन जमातों ने अपने तनासुब के मुताबिक सीट्स ली हैं और मुतनासिब नुमाइंदगी में तनासुब के मुताबिक जनरल नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को उनका स्पेशल सीट्स का कोटा मिलता है। ये क्या कहाँ लिखा हुआ है कि अगर जी आपकी ये सीट्स अगर हमें नहीं मिलेगी तो ये उनको एलोकेट हो जाएंगी? बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान की आला अदालतों ने आइन की तशरीह की है। कई जगहों पर जहां आइन खामोश होता है तो वहां मौजूद जज साहबान ने उन लकनास को हल किया है, उन इशूज को हल किया है। ये कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह लिखा हुआ है? ये कैसे इलेक्शन कमीशन ने आज खुद इसको तय भी कर दिया और उन्होंने वो सीट्स जो उनके तनासब से ज्यादा थी PMLN के और पीपल्स पार्टी के उनको दे भी दी, उनको नोटिफाई भी कर दिया, उनका ओथ भी करवा दिया, उनसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट भी करवा दिए। उनका फैसला ठीक था या पाकिस्तान की अदालतों का फैसला, उन जजेस सबान का फैसला ठीक था जिन्होंने फिर उन सीट्स को, उस फैसले को इलेक्शन कमीशन के सेटिसाइड किया और उन सब लोगों को डिसीट किया? कुरैशी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं सिर्फ एक चीज़ आपकी गोशगुजार करता चलूँ कि ये जो बात है, ये इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाबात जो जमा कराए हैं, ये उसके नुकात हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मेरी तरफ से कोई जजमेंट नहीं है, कोई हतमी चीज़ नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन का जवाब है, मैंने वो आपकी गोशगुजार किया। राना साहब, आपकी तरफ गुफ्तगू करते हुए फरमाया ये कि बज़ाहिर तो ये नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक किया। मैं नहीं समझता कि आप इस तरह, देखिए कुरैशी साहब, गुजारिश ये है, जो इलेक्शन कमीशन साहब का जवाब फैसला है, जो हाई कोर्ट का फैसला है, उसके और जो जवाब है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आम आदमी तो शायद यही समझेगा, लेकिन हतमी फैसला तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने करना। मैं जरा आगे राना अरशद साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। राना साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करवा दिया। ये फरमाइएगा कि आप कानून के तालिब इल्म भी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और फिर जो अपोजिशन लीडर साहब की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा सामने आया है, क्या कहीं ये उस जवाब का रिएक्शन तो नहीं है सर? काशिफ साहब, मैं ये समझता हूं जो आपने बात की, जो फातिमा जना के इलेक्शन
कि मौका पर जो गद्दारे वतन के अलकाबात देने वाले की जानशीनों की बात आपने की, तो वो भूल जाते हैं कि ये पाकिस्तान का एक आइन है और 1973 और पार्टी एक्ट 2017 जो पार्टी एक्ट है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 8 फरवरी को इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है, और अगर उस 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में राणा सनाउल्लाह खान इलेक्शन हार जाए, ये जीत जाए तो वेल डन। अगर ख्वाजा साद रफीक पॉलिटिकल वर्कर पार्टी का इलेक्शन वो हार जाए और वो ऐसा शख्स पार्टियां बदलने वाला बार बार वो इस हलके से जीत जाए तो इलेक्शन कमीशन को शादियाने बजाते हैं। और राजा सिकंदर को खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्होंने तैनात किया था, और आज क्योंकि इनका वतीरा ही पूरी दुनिया में अनोखा और अलग है कि ये खुद सब कुछ खाते भी हैं, पीते भी हैं, और इल्जामात लगाना 35 पंक्चर से लेकर आज तक इनका वतीरा है। वे मुझे बता दें, जो सुन्नी इत्तेहाद, जो पार्टी का अपनी एक भी सीट नहीं, और आइन के मुताबिक कोई भी इंडिपेंडेंट एमएलए या एमपीए कंटेस्ट करने के बाद पोजीशन में आता है तो उसने आइन के मुताबिक विदिन 3 डेज किसी पार्टी को ज्वाइन करना है। तो मैं समझता हूं इस पार्टी में नदीम कुरैशी मेरा भाई है, इन जैसे भी सीनियर लीडर मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि वो चूचू का मरब्बा है, कोई पीपल पार्टी से आया हुआ है, कोई काफ लीग से, कोई नून लीग से, कोई चूचू का मरब्बा जो वो विदिन पार्टी अपनी रेस के चक्कर में भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का आइन भी है, उसको मलहूज़े खातिर भी रखना है। सुन्नी इत्तेहाद का चेयरमैन तो खुद किसी पार्टी के इलेक्शन से जीत कर इधर आता है जब उसकी अपनी सीट नहीं और विद इन टाइम पीरियड पार्टी ज्वाइन ही नहीं की गई, तो और भी बहुत सी पार्टियां थी। राजा नासिर साहब के साथ इनके डायलॉग हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बदल गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये रूल, ये जो है, जो ईसीपी के कवानीन, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि एक तो प्रोसीजर है, आप सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप कर लिया है 24 और 25 जून के लिए, तो जो अदालत का फैसला होगा हम उसको मनोमान तस्लीम करते हैं। लेकिन इशू ये है कि ये सब कुछ क्यों करते हैं, ये सिर्फ एक हीट क्रिएट करने के लिए, चलती हुई गवर्नमेंट को कि आगे रुकावटें पैदा करके पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक जो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने टेक अप किया, ये उसमें रुकावटें पैदा करते हैं। और अगर इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हुए खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को मिल जाए तो बहुत अच्छा, और वहां ग्रेड स्टेशनों पर हमले करें जायज, और खुद फीडर चलाएं तो जायज नहीं। हर चीज के पैरामीटर हैं। ये मुल्क जो है ये आइन के मुताबिक चल रहा है, हमें विद इन पैरामीटर रहकर अच्छी ऑप्शन को अवेल करना चाहिए। ये हमारे भाई हैं, हमें दुख है कि ये असल रास्ते से भटक क्यों गए हैं। ये पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करना चाहते, ये अवाम को फैसिलिटेट नहीं करना चाहते। आज अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या पंजाब और मरकज में जो 38% महंगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह 12% आ गई, ये हमारी मेहनत है। ये भी काश खैबर पख्तूनख्वा में कुछ करें। जी ठीक। नदीम कुरैशी साहब, सर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बात ठीक है उनकी कि जिधर से आप लोग जीते हुए वो भी वही इलेक्शन कमीशन है। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, ये इंतखाबात हैं, आम आदमी के वोट से मुंतखब होने वाले शख्स का हिस्सा बनना होता है, हुकूमत बनानी होती है, पोजीशन पे बैठना होता है। ये किसी शख्स की विरासत नहीं है कि इसको तकसीम कर दिया जाए। भाई अगर केपी के लोगों ने वोट किया है तो वो लोग वहां जीत गए, और पंजाब के लोगों ने जो वोट किया उसको उन्होंने टिल्ट कर दिया। मैं कह रहा हूँ, जावेद साहब ने क्या कहा, ये करें उनके उन पर एक केस कर देना डेफेमेशन ला का, राणा साहब करें, हिम्मत करें, ये कानून दान है, ये कहें कि जी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ
इन्होंने बहुत हद तक अमेज रवैया अख्तियार किया जावेद लतीफ साहब ने। क्यों ख्वाजा आसिफ साहब ने एक एंकर के इस बात पर के जी आप हलफ देते हैं, इलेक्शन जीते हैं, सियालकोट से हलफ सुनाने से इनकार कर दिया और फरमाया कि जिन्होंने जितवाया उनसे हलफ ले। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के इलेक्शन भी होते हैं। ऐसा तो होता रहा है कि हांडी में नमक ज्यादा हो गया। ये पहली हांडी है जिसमें है ही नमक। और ये मैं नहीं कह रहा, साबिक वजीर आजम निगरान वजीर आजम अनवर काकड़ साहब की गुफ्तगू हनीफ अब्बासी से रिपोर्ट हुई, मीडिया पर चली, अंग्रेजी उर्दू के न्यूज पेपर्स ने उसको अपनी सुर्खियों में जगह दी। ये कौन सी ठीक हो गया। ये कौन अगर इलेक्शन ठीक है, कुरैशी साहब आपका पॉइंट आ गया सर। केपी में एक गवर्नमेंट आई। कुरैशी साहब आपका पॉइंट आ गया सर। मैं बैरिस्टर साहब को ऐड करना चाह रहा हूँ गुफ्तगू में। बैरिस्टर साहब, सर ये फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से जवाब जमा करवा दिया गया, आपकी नज़र से गुजरा होगा, और फिर अपोजिशन लीडर की जानिब से एक दफ़ा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मेरे ख्याल से इनका अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जो इन्होंने बनाया था, और ये जिसे भी बनाए या जो बनाए ये बाद में उसी के गले पड़ते हैं, ये इनकी फितरत है। मैं समझता हूँ कि फैसले करते हुए तमाम उस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमारे साथ हो। जब फैसले हो जाए और आईनी ओहदों के ऊपर कोई बैठ जाए तो फिर बदतहजीबी नहीं फैलानी चाहिए, एक तरीके से बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर इन्हें इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार नहीं है, जिसका कि ये इज़हार भी करते हैं कि इन्हें नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुके हैं। मामला वहाँ पे सब जुडिस है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अपना बयान, वो भी एक पार्टी है, उससे बड़ा आईनी इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो फैसला करने जा रहा है। अब इन्हें चलाने से या गालम गलोच की बजाय अपने दलाइल पे, सुप्रीम कोर्ट पे, वहाँ पे अपने इल्म से अगर कोई है तो उससे इस्तेफादा करें और वहाँ पे रिलीफ लें। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी मेरे भाई कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि ये पहली हंडिया है जिसमें नमक ज्यादा नहीं हुआ, नमक ही नमक है। देखिए, जिसकी दाल ना गले फिर उसे हंडिया अपनी कड़वी ही लगती है, क्योंकि उसकी दाल नहीं गलती। जब तक इनकी दाल गली हुई थी तब भी हंडिया में नमक ही नमक था। 2018 में जब बाजवा यानी कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता था, जब उसके साथ बैठना एक पेज पे होता था, जब वो इजलास बुलाता था और इत्तेहादी बनाता था तो वो डेमोक्रेट जर्नैल होता था, जब उससे फरियाद की जाती थी कि तुम मेरी हुकूमत बचाओ तो उस वक्त ये सारे मामला तायनी होते थे। जब उसे इस्तेमाल करके और अपोजिशन को दबाया जाता था और सुप्रीम कोर्ट चलाती थी कि ये नैब के जरिए पॉलिटिकल विच हंटिंग की जा रही है, मैनूवरिंग की जा रही है, तो उस वक्त ये ठीक थे। और उस वक्त जब इन्होंने इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नॉमिनेशन की थी तो उस वक्त इससे बेहतर तो कोई बंदा ही नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे दोस्त अब सियासी रवैया अपनाएं। गलतियां अगर इनसे हुई हैं तो उन गलतियों से सीखने का जरिया ये नहीं होता कि आप शोर मचा दें, गालम गलोच करें, बदतहजीबी पे आए। अपनी गलतियों से सीखें और आइंदा गलत फैसले ना करें। और आज का अगर ये सही फैसला करना चाहते हैं तो वो ये सही फैसला ये है कि नफरत को ख़त्म करें, सियासी तकसीम को ख़त्म करने के लिए कदम बढ़ाएं, सियासी जमातों के साथ डायलॉग का आगाज करें। उसमें बिल्कुल हम बुनियादी जो मामलात हैं, आज भी पाकिस्तान को शफाफ इलेक्शंस की जरूरत है। पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन शफाफ नहीं होते, ना करवाए जाते हैं। आज भी पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है, आज भी पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, आज भी पाकिस्तान को रवादारी की, शाइस्तगी की जरूरत है, आज भी पाकिस्तान को तहम्मुल की जरूरत है। आज भी आप ना जाएं आर्मी चीफ के पास, आप बज़िद ना हो कि मैं मुज़ाकरात आर्मी चीफ से करूंगा। कल भी आप बाजवा के लिए बज़िद थे कि ये एक पेज होता है, आप आज फिर एक पेज पे चढ़ना चाहते हैं। तो हम आपको कहते हैं आइए जमहूरी तरीका इस्तेमाल करें, एक डिक्टेटर के पोते को लीडर ऑफ द अपोजिशन से हटाएं, किसी जमहूरी शख्स को जो आपका अपना हो, जो लोटा ना हो, उसे बनाएं लीडर ऑफ द अपोजिशन। किसी को ऐसा को चेयरमैन बनाएं जो लोटा ना हो, जो आपका अपना बनाया गया हो। तो फिर हम बात करेंगे ना कि आपके भी कोई असूल हैं, आपके भी कोई नजरियात हैं। लोटा वजीर आजम का उम्मीदवार, लोटा लीडर ऑफ द अपोजिशन, लोटा चेयरमैन ऑफ द पार्टी, और फिर आप असूल की बात कैसे करेंगे? जरा जी बिल्कुल ठीक, इनसे गुजारिश। जी बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राना अरशद साहब, आज नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में। बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था, तमाम सूबाई वज़रा आला, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे, अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप मौजूद थी।
वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी प्रैक्टिकल गुफ्तगू है कि सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग ये पूरी कौम को लड़नी चाहिए, सूबाई हुकूमतों को भी लड़नी चाहिए, लेकिन एक इदारे के ऊपर हम फोकस करें कि वो जंग भी लड़ें और फिर उनको हदफ तनकीद भी बनाएं, ये कोई मामला समझ आया नहीं। ये बताइएगा कि इस मीटिंग से आपको उम्मीद है कि तमाम सूबाई हुकूमतें अपना अपना किरदार अदा करेंगी ट्रूली? प्लीज़। मैं ये गुजारिश करूंगा, आज जिस तरह 5 नौजवान अफवाज पाकिस्तान के बहादुर, हमारे वो कांस्टेबल, हवालदार, हमारे वो जर्नैल का स्टेटस रखते हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए, जिस तरह 3 दिन पहले 7 नौजवान और डेली बेसिस पर पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले बहादुर साथी जो हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हिम्मत और जुर्रत के साथ खड़े हैं। आज जो अपेक्स कमेटी की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मियां शबाशी साहब ने बात की और जो मियां मोहम्मद नवाशी साहब का विजन था उसको अमली तौर पर मैं समझता हूं पेश किया गया कि आज ये जंग अकेले अफवाज पाकिस्तान के बेटों की नहीं है बल्कि 24 करोड़ अवाम की जंग है। तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स, चारों चीफ मिनिस्टर हों या मैं समझता हूं चारों सूबाई गवर्नमेंट्स हों, उनको प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की कि आज अफवाज पाकिस्तान हालत जंग में है तो उनके लिए तमाम फंड्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल हम फैसिलिटेट करेंगे और उसी तरह वो रेंजर्स हो उनको भी फेडरल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। लेकिन ये अकेली अफवाज पाकिस्तान की जंग नहीं, ये हम सब की जंग है। सबको अपना रोल प्ले करना होगा, करना पड़ेगा। आफ्टर 18 अमेंडमेंट सूबों ने जो फंड्स क्रिएट करने हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको खुद संभालना है और मैं समझता हूं फेडरल गवर्नमेंट तमाम सूबों को फंड एलोकेट करती है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के अदारों को भी प्रोटेक्ट करना, फैसिलिटेट करना हर सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और वहां पर बैठकर मैं समझता हूं आज जो प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि वो हमारे दुश्मन जो इंटरनेशनल लेवल पर चीजों को मैनेज करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना का दौरा कर रहे थे तो इंटरनेशनल मीडिया ने सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह एक कैंपेन लॉन्च की वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं थी, वो पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के खिलाफ थी। आज पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है। जब 1.5 महीना पहले मियां नवाशी साहब चाइना का विजिट करके आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका प्यार, मोहब्बत, दोस्ती जो कि मिसाली है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब जब जाते हैं, पूरी डेलीगेशन जाता है वुज़रा का, तो वो मैं समझता हूं कि सीपैक मंसूबे जो 2014-15 में शुरू हुए थे और उस वक्त भी जब इमरान खान ने जब रेड जोन पर कब्जा किया और चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट लेट हुआ, आज पाकिस्तान में अगर बिजली है तो वो सीपैक मंसूबे, ये हमारा शेखपुरा विक्की पावर स्टेशन, ये कसूर है की, ये हवेलियां बहादुर शाह जंग, ये आपका साहिवाल, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की थी। आज हमें सीपैक का रिव्यू करके मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना है और सर आपका पॉइंट आ गया है कि ये जो हमले हो रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के बेटों पर, मैं समझता हूँ ये भी साजिश है। अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम सब 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। हम आपका पॉइंट आ गया सर, हम अल्फाबाद भी देते रहे, ये अब काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान आपका पॉइंट आ गया सर, महफूज है, हम सब की इज्जत है। ये मैं समझता हूँ शायद वाले मिनिस्टर जो है चीफ मिनिस्टर, इसमें उनको भी थोड़ा सा ठीक है। आपको पॉइंट आ गया सर, आपको पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा कि सर जो आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि तमाम सूबाई हुकूमतों को भी किरदार अदा करना चाहिए, इनफैक्ट मैं समझता हूँ पूरी कौम को इस मामले में किरदार अदा करना चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए कोई एक पाक फौज का जिम्मेदारी नहीं है, पाक फौज के लोग जवान अपनी जानें दे रहे हैं और हम उनको हदफ तनकीद भी बना रहे हैं। मैं तो इस मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि यार कम से कम इतना तो क्रिटिसाइज़ ना करें, जान देना आसान काम नहीं थी और मुल्क के लिए।
और दूसरा जो ये जो गलत इंफॉर्मेशन फीड करना है, ये भी एक बड़ा डिमोरलाइज करती है हमारे फौजियों को, जवानों को, इदारों को, पाकिस्तान की आवाम को। सर इसके ऊपर भी अगर कानून साजी हो तो उसके ऊपर शायद किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्या कहिएगा सर? देखिए, अगर तो बात सिर्फ डीमोरलाइज करने की होती तो शायद किसी हद तक बर्दाश्त भी की जा सकती, लेकिन अब बात उससे बहुत आगे निकल के पाकिस्तान के मफादात को और पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने के मुतराद है। अगर आप भी सोशल मीडिया को देखते हैं, हम भी देखते हैं, जो उद्यम मचा हुआ है, जो पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ और रियासत के खिलाफ, आप मुझे खुद बताएं कि ये पीटीआई के जो लोग हैं, क्या वो मोदी की सारी बातों को रीट्वीट नहीं करते हैं? क्या उसी को प्रोपेगेंडा नहीं करते? जो हमारे दुश्मन बातें कर रहे हैं वो इन्हें सूट करती हैं। इसका मतलब है कि अगर आपकी अपनी सियासत खतरे में हो तो आप उससे रियासत को भी बर्बाद करने की तरफ चले जाएंगे, जिसका इन्होंने बार बार सबूत दिया है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस में है उसमें सर फहरिस्त है कि ये क्राइसिस है, आज का नहीं है। ये आपका दहाइयों से अफगान वॉर के बाद रहा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने 2007 में, आपको याद होगा, मोहतरमा की सालगिरह का भी मौका है, ये जून का महीना, तो उसमें मोहतरमा ने कहा कि इन दहशतगर्दों को कौन चैलेंज करेगा, मैं करूंगी, आप करेंगे। और फिर मोहतरमा ने अपनी जान दी, जिसके बाद हमारी हुकूमत ने फौज के साथ मिलकर, ये फौज ने ऑपरेशन किया और हुकूमत ने उसे पॉलिटिकल सपोर्ट दी। उसके बाद तमाम हुकूमतें रहीं, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट ने आके दहशतगर्दों को रहा किया, तालिबान को ग्लोरीफाई किया, उनके लिए हिमायत पैदा की, उनके लिए ये जुलूस लेके जाते रहे। ये आपके सामने चीजें, और आज भी ये कहते हैं सदर पाकिस्तान इनके आरिफ अलवी ने कितने लोगों को, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दी थी, उनकी सजाए मौत माफ की। और इमरान खान रिकॉर्ड पे है कि मैंने हजारों की तादाद में लोगों को जेलों से निकाला, फिर मैं अफगानिस्तान से लेके आया, जिसकी वजह से आज फिर हम इस क्राइसिस का शिकार हैं और दहशतगर्दी का शिकार हैं। अब इस वक्त जब हमारी फौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सफ़े अव्वल पे जाके और लड़ रहे हैं, जानों के नजराने दे रहे हैं, और उस वक्त आप उनके बारे में प्रोपेगेंडा वो करें जो हमारे दुश्मन कह रहे हैं, तो आपको दोस्त कौन जाने। यही हम बार बार कहते हैं कि सियासत सियासत होती है, लेकिन सियासत रियासत के ताबे होती है, लेकिन रियासत सियासत के ताबे नहीं होती है। यही इन लोगों ने किया कि पहले भी अपनी सियासत के लिए इन्होंने रियासती इदारों के ऊपर हमलावर हुए हैं, आइन के ऊपर हमलावर हुए हैं, पाकिस्तान के मफादात के ऊपर हमलावर हुए हैं। हम फिर इन्हें समझाते हैं कि जज्बातियत को छोड़ें, और पाकिस्तान इस वक्त मुतअम्मिल नहीं है। हम एक तो दहशतगर्दी का क्राइसिस है, एक हमारे पास इकनॉमिक इतना बड़ा क्राइसिस है कि हम तकरीबन 80,000 अरब के मकरूज हैं, और आप आज पाकिस्तान के अंदर ये नफरत फैला रहे हैं। हम ये फिर कहते हैं कि आइए बुनियादी मामलात को बैठें, उन्हें हल करें। मैं ये फिर मिसाल देना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा धांधली हुई है, और धांधली तो छोड़े, हमारे बानी चेयरमैन को फांसी दे दी गई, हमारी चेयरपर्सन जिसने 30 साल जद्दोजहद की उसे शहीद कर दिया गया, लेकिन हमने इदारों को आग नहीं, ठीक, मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हमने कहा जमहूरियत बेहतरीन काम है, और जमहूरियत को मजबूत करने से दहशतगर्दी से भी इंतकाम लिया जा सकता है और जमहूरियत के दुश्मनों से भी इंतकाम। तो ये बात समझ, जब तक ये बात समझ नहीं आएगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, आपको पॉइंट आ गया। नदीम कुरैशी साहब, सर आपके सामने भी ये सवाल रखूंगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बात की, तमाम सूबाई हुकूमतों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए सिक्योरिटी के मामले में, और कौम को भी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो दहशतगर्दी से निपटा नहीं जाएगा। और बिलखसूस जो गलत राय फैलाना, गलत इंफॉर्मेशन को फीड करना और आइन की वायलेशन करना, उसकी धज्जियाँ उड़ाना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसके ऊपर कानून साजी करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ये बात एड्रेस की है, तो क्या तहरीक इंसाफ बहैसियत सियासी जमात, एक सूबे की हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म साहब के तमाम नुकात को सपोर्ट करती है? सर देखिए, अगर आपने ये एक चीज फरमाई है कि जी जो आइन को वायलेट करेगा वो बहुत बड़ा मुजरिम होगा, अगर आइन की वायलेशन ही जुर्म है तो पाकिस्तान के सारे मुजरिम आज अहले इक़्तिदार हैं। मुझे ये बात कहने में कोई याद नहीं है पाकिस्तान की तारीख के मार्शल को निकाल कर जितने स्याह दिन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से ये है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं नहीं समझता कि वो लोग जो आइन को सिर्फ अपने घर की लौंडी समझें और कानून को सिर्फ चंद लोगों पर इस्तेमाल करने के लिए एक छड़ी समझें,
वो मतलूबा नताइज कभी भी हासिल नहीं कर सकते। जो कुछ आज पाकिस्तान में अपने पॉलिटिकल लोगों से ये अपने पॉलिटिकल अपोनेंट से ये कमेंट कर रही है, जिस तरह से इन्होंने हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल सियासी मुखालफीन की गर्दनजनी के लिए, उनकी इज्जत, उनकी माल, उनकी फैमिलीज को तबाह बर्बाद करने के लिए जिस तरह से ये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकारी मशीनरी इस काबिल ही नहीं है। मैं फिर कहूंगा, अगर ये इदारा जो आपके हमारे तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है, ये हमारी मुसल्लह फ़ौज हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, काबिल सताइश है। हमें सबको बिला तफ़सीस अपने इस इदारे से प्यार भी करना है और इसको मजबूत भी करना है। अगर ये इदारा ना हो तो इस मुल्क में वो अनारकी फैले जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब सूबाई हुकूमतों से ये फरमा रहे हैं कि जी उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, तो ऐलान कर देना कि आज के बाद किसी सियासी मुखालिफ के घर पर पुलिस छापे नहीं मारेगी। अभी कल हमने एक एहतजाज की कॉल दी थी और हम कोई मतलब पाकिस्तान के शहरी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकती है, PMLN कर सकती है, दीगर तमाम जमातें कर सकती है, जैसे ही तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई कॉल दी जाती है, हाँ तहरीक इंसाफ में कोई भी शख्स अगर कानून को हाथ में लेता है, कानून की अमलदारी को वो डिस्पॉच करता है और वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सिर्फ पंजाब में भर में कल की मैं बैरिस्टर साहब आता हूं आपकी तरफ से एक दिन पीछे आप FIR की तादाद देखें, मतलब स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने लाहौर जैसे शहर को किडनैप किया हुआ है, हाईजैक किया हुआ है, कोई कंट्रोल नहीं है। पंजाब पुलिस राणा साहब मैं आता हूं, राणा साहब मैं आपको आता हूं सर। पंजाब पुलिस का काशिफ साहब एक मिनट से ले लें। पंजाब पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनका बड़ा प्यार हुआ करता था, जिनसे जराइम पेशा लोग खौफजदा रहा करते थे, आज जराइम पेशा शख्स को, आज दहशतगर्द को, आज पाकिस्तान के अमन को, सुकून को, आम आदमी की जिंदगी को बर्बाद करने वाले शख्स को इस बात का पता है कि ये इदारे पॉलिटिसाइज है। ये वज़ीर आला के हुक्म पर, वुज़रा के हुक्म पर, ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं और ये जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं जो गवर्नमेंट्स के अंदर हैं, ये अब सिर्फ सियासी मुखालिफिन के घर जाएंगे। इनका मकसद सॉफ्ट टारगेट्स पे तो सब ताज करना है। इनका मकसद कतन अब ये नहीं है ये किसी दहशतगर्द को पकड़े। कभी किसी थाने पर शीमेल्स हमला कर देती हैं, कभी किसी पुलिस वाले को शहीद कर दिया जाता है, कभी किसी थाने पे हमला कर दिया जाता है। और दुनिया का हर इल्जाम अगर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे लगाएंगे, कभी भी आप अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकते। मौजूदा पहली बात तो ये अवाम के वोटों से मुंतखब ही नहीं हुई। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को मुस्तरद किया है। अब ये किसी भी इंटरनेशनल हालात का इल्जाम, कोई कॉलम लिखा जाए उसका इल्जाम तहरीक इंसाफ पे, सोशल मीडिया पाकिस्तान की आजादी है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की। अगर कोई शख्स अपनी राय देता है या हर शख्स को तहरीक इंसाफ के साथ जोड़कर, इनका मकसद चूंकि ये बुनियादी तौर पर मुल्क में रूल ऑफ लॉ को नाफिज करने में नाकाम हो गए और इस तबाह हाल सिस्टम के सबसे बड़ी बेनिफिशियरी यही हुक्मरान है जो आज बैठे हैं। बातें करना बड़ी आसान है। अभी मैं सुन रहा था जब इंतखाबी कैंपेन चल रही थी। कुरैशी साहब आपका पॉइंट आ गया सर। कुरैशी साहब आपका पॉइंट आ गया सर। बैरिस्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज शॉर्ट कमेंट सर। देखिए मेरा शॉर्ट कमेंट ये है कि अगर एक तरफा तौर पे आप प्रोपेगेंडा करते जाएंगे कि आप पे जुल्म हो रहा है, ये कुछ हो गया, फलां हो गया और रियासत दहशतगर्दी हमारे साथ कर रही है, तो फिर आपको उन लोगों को अपने आप से अलहदा करना पड़ेगा जिन्होंने दहशतगर्दी करके पहली दफ़ा पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पाकिस्तान के दिफाई इदारों पे जो हमलावर हुए हैं, जिसपे आपने सबने कहा कि बड़ी शर्मिंदगी है आपके चेयरमैन, लेकिन उन मुजरमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप खड़े हुए। आप आज भी उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ के ये पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो आपकी पंजाब की प्रेसिडेंट ने की थी कोर कमांडर के घर के ऊपर हमलावर होके? क्या ये पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो इमरान खान के भांजे ने कोर कमांडर का यूनिफॉर्म जला के की थी? क्या ये पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो आपके हजारों वर्कर्स ने शहर शहर आग लगा के आपके रियासती इदारों के इख्तियारों को की थी? तो जब तक आप उनसे अलहदा नहीं होंगे फिर आप अपने लिए इंसाफ ना मांगे। क्या मुजरिमों के लिए पॉइंट आ गया आपका सर? इस तरह तो फिर बाहर मुल्क एक बात मुझे पूरी अमेरिका जैसा जो इंसानी हकूक का अमेरिका चैंपियन है, उन्होंने क्या किया जब उनकी पार्लियामेंट पे हमला हुआ था और किस तरह बिल्कुल ठीक सर। सर आपका पॉइंट आ गया। ये आपका सियासी हक है।
सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया जी। चूंकि ये मामला तो अदालतों में है बैरिस्टर साहब, बिल्कुल। राणा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैंने ब्रेक में जाना है, शॉर्ट कमेंट प्लीज सर। नहीं, मेरी टर्न है, आप ब्रेक पे चले जाए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ये जो सियासी पुलाव खाने के आदी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में मन मर्जियां कर रहे हैं, वहां कानून नाम की कोई हुकूमत या कानून मौजूद ही नहीं है, तो स्वाद में क्या होगा? ये कहाँ है शहद खाने वाला मिनिस्टर और तालिबान खान की जो टीम है, ठीक ये है। खुद दहशतगर्द हैं और ये अफवाज पाकिस्तान के बेटों के ऊपर भी हमला करने वाले यही टोला ठीक है। वो राणा साहब आपको पॉइंट आ गया सर, राणा साहब पॉइंट आ गया, तो ये मुझे ब्रेक पे भी जाना सर। हैं राणा कुरैशी साहब आपका कमेंट, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है प्लीज। देखिए, मैं एक गुजारिश करूंगा हुक्मरानों की मदाहसराई करने वाले इन सारे अपने सुल्तानों से कि भाई अब आप गवर्नमेंट में हैं, आप डिलीवर करें लोगों को। अभी राणा अरशद साहब ने कहा जी महंगाई 12% पे आ गई है। राणा अरशद साहब दिल पर हाथ रखकर सिर्फ सच बोल दें कि क्या आज पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी वही है जो आज से कुछ साल पहले थी? कौन सी महंगाई कम आई ठीक है, आप 2 रुपए पेट्रोल। कोई सब ब्रेक का टाइम, मैं ब्रेक से वापस पे आता हूँ, गुफ्तगू जारी है। कोई साहब बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया। मैं नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर साहब, सर पीपल्स पार्टी और नून लीग में शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है, लेकिन ये तवक्को है कि बजट भी पास होगा और पंजाब की हुकूमत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात उस पर भी एक कमेटी बना दी गई है। सर ये फरमाइएगा कि कोई तहरीरी मुआहदा हुआ था नून लीग और पीपल्स पार्टी में जब ये हुकूमत साजी का अमल हो रहा था, और क्या ये इम्कान मौजूद है कि वफाकी काबीना या पंजाब की सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी आ सकती है? बैरिस्टर साहब बिल्कुल एग्रीमेंट हुआ था और वो दोनों की लीडरशिप जानती है। उसी एग्रीमेंट के ऊपर हम अमल दरामद की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक कैबिनेट में आने की बात है, पीपल्स पार्टी की सीसी का ये फैसला है कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त आया तो सीसी ही फैसला करेगी कि हुकूमत में शामिल होना है या नहीं होना। इस वक्त तक हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है गवर्नमेंट में शमूलियत का। हम देखिए, हमारा कोई शिकवा शिकायत नहीं है, और शिकवा शिकायत होता भी है जब आपका सियासी, अगर आपकी पसंद का कोई रिश्ता हुआ हो तो उसमें भी शिकवे शिकायत हो जाते हैं। और जब वक्त की जबर के हाथों आपको इकट्ठा रहना पड़े तो तब भी शिकवे शिकायतें होती हैं। तो मुल्क को ज़रूरत है इस वक्त के सियासी कुव्वतें अपने मुफादात को पीछे रख के मुल्क के मुफादात के लिए इकट्ठे हों। इसीलिए हमने सबसे बड़ी जो ग्रुप बन के आया था उसे दावत दी थी कि आप हुकूमत बनाएं, क्योंकि हमारी सपोर्ट से हुकूमत बननी थी। तो पहले ग्रुप को कहा, उन्होंने नहीं बनाई, तो दूसरे को कहा, उनसे हमने कर ली। उन्हें अब हम कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट जिन्होंने किया था उस पर अमल दरामद करें। देखिए, पाकिस्तान मुतअम्मल नहीं हो सकता कि अदम मुशावरत की जाए। और अगर अच्छी बात है शहबाज शरीफ साहब इदारों के सरबराहों के साथ बड़ा अच्छा डील कर रहे हैं, साथ चलते हैं, तो फिर उन्हें रियासत के सरबराह के साथ भी अच्छी बात बनानी पड़ेगी, उससे मुशावरत लेनी पड़ेगी। ये आईनी तकाजा है कि सदर पाकिस्तान से मुशावरत ली जाए, और फिर ये उनकी सियासी और आईनी तकाजा है कि जिन 68 वोट्स की वजह से उनकी हुकूमत कायम है, अदरवाइज तो इनके 108 वोट हैं, जिसकी वजह से ये वजीर आजम है, जिसकी वजह से ये वजीर हैं, उससे कम से कम बजट के ऊपर, पॉलिसी साजी के ऊपर उससे मुशावरत करें और हमारे मंशूर को हिस्सा बनाएं हुकूमती पॉलिसीज का। ये नहीं हो सकता कि आप 108 सीटों के साथ आपकी एड्स नवाज शरीफ वाली चलें, शहबाज शरीफ वाली चलें, क्योंकि आपको मैंडेट नहीं मिला। हमारी मरहूम ने मिन्नत आपकी है, तो हम कैसे चाहेंगे कि आप हमें माइनस करके और अपने डंके में जाना शुरू कर दें? भाई आसान फरामोशी ना करें, इतना हमसे हमारा आपसे मुतालबा है। बिल्कुल ठीक है। कुरैशी साहब, मुल्क की खातिर हाथ मिलाना चाहिए, बैठना चाहिए तमाम सियासी जमातों को। क्या तहरीक इंसाफ मुल्क की खातिर, मुल्क की बेहतरी की खातिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बैठने को तैयार है? अशरफ साहब, कैसे हो सकता है कि हम एक माशरे में रहते हो, हम एक मुकाम हो, हम एक मुल्क हो, हमारे डिफरेंसेस नजरियाती तो हो सकते हैं, तो हमारी जाती दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं है। जाती दुश्मनी तो अगर बनाई जा रही है तो गवर्नमेंट साइड से बनाई जा रही है। अभी बैरिस्टर साहब ने कहा कि ढिंढोरा पीटते हैं जबर का और जुल्म का, और इन्होंने अपनी शहादतें गिनवाई, बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी की उस वक्त की लीडरशिप ने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन पीपल्स पार्टी की आज की लीडरशिप तो पिछले 12-15 साल से ये तो माशाल्लाह
उजला उसी में है। इनके तो मजे हैं इस वक्त, 20 साल से ये सिंध में गवर्नमेंट कर रहे हैं, हाथ गवर्नमेंट का ये हिस्सा होते हैं। पूरी कंपेन बिलावल जरदारी साहब ने फरमाई, और मुझे तो कम से कम उन्होंने बताया, वो वजीर खारजा थे उस वक्त पीडीएम सरकार के, जी पाकिस्तान की मौशी तबाही का अगर कोई जिम्मेदार है वो इसहाकदार है। और बिलावल साहब कहते रहे कि जी अब नई सोच को, नई फिक्र को, नए ज़हन को गवर्नमेंट में आना चाहिए। लेकिन आपने देखा किस तरह से ये फिर साथ शेर व शक्र हुए और किस तरह से फिर इख्तियार की बंतर बांट हुई। तो बैठकर गुफ्तगू करना और अमली तौर पर उसका राणा साहब, इसके बाद आपके पास ही आऊंगा सर। अगर 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 मौजूदा सरकार ये चाहती है, मौजूदा हुकूमत ये चाहती है, तो हुकूमतों के पास, हुक्मरानों के पास ये अथॉरिटी होती है, क्योंकि इनके पास बदनसीबी से अखलाकी अथॉरिटी नहीं है। हम जब भी गुफ्तगू करेंगे तो हमें इस बात को जरूर देखना है कि क्या पाकिस्तान की अवाम ने इनको भेजा है ऐवानों में, या ये जबरदस्ती यहाँ ये अजनबी बनकर काबिज है इस जगह पर। इसके बावजूद इनसे बात हो सकती है, बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन आप रवैया देख लें। मैं पंजाब असेंबली के बजट सेशन को आपको हाल सुना देता हूँ कि पंजाब असेंबली में बजट सेशन पे बहस है आजकल, गवर्नमेंट साइड से भी अपोजिशन साइड से भी गुफ्तगू हो रही है। कोई मिनिस्टर पंजाब असेंबली में मौजूद नहीं होता। मतलब आप एक सूबे का पूरे साल का बजट बना रहे हैं, लेकिन आपके मिनिस्टर्स के पास टाइम नहीं है कि बैठकर उन तजावीज को सुना जाए। और फिर मिनिस्टर्स की देखम देखी, वो जो असल सरकार है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उनका भी कोई फर्द मौजूद नहीं होता। बजट पर अगर डिबेट हो रही होती है, दोनों साइड से पॉजिटिव नेगेटिव तजावीज भी आती है, तनकीद भी होती है। तो हमने तो हमेशा देखा कि ब्यूरोक्रेसी बैठती थी, उन तजावीज को सुनती थी, और फिर चूंकि बजट जब पेश होता है तो वो मंजूर तो नहीं होता। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया सर। तजावीज होती है सर, आपका पॉइंट आ गया। राणा अर्शद साहब, हमसे मुखलिस है ना पाकिस्तान से मुखलिस है, ये सिर्फ राणा अर्शद साहब, कुरैशी साहब आपका टाइम हो। मैं राणा अर्शद साहब, जी राणा अर्शद साहब, आज पाकिस्तान की बात करते हैं। आज बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं सर, राणा साहब से बात कर लो। आज मैं अर्ज कर रहा हूं, आज जब हम विजिट कर रहे थे तो बैरिस्टर फरहान शाहिद रफीक साहब हमें मिले, पूरा डेलीगेशन, कि वो नौजवान है जो मुल्क के लिए काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्री आला तरीन लेकर मुल्क में खिदमत दे रहे हैं। वो शायद वाला मिनिस्टर मुझे बताए कि अभी कौमी असम्बली का बजट पेश नहीं हुआ और उसने हवा में बजट बना दिया, और 3 दफा की गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के बुनियादी हकूक को तबाह बर्बाद करने वाले, जो स्वात के अंदर थाने में वकूआ हुआ, एक शख्स ने जो तौहीन की उसको बिल्कुल कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। कहां था ये चीफ मिनिस्टर, कहां थी इनकी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और पुलिस? थाने को आग लगा दी गई, सैकड़ों लोगों को जख्मी कर दिया गया, और ये भागते हैं और जाकर ग्रेड स्टेशन पर हमला कर देते हैं। आज नवाज शरीफ और मैं समझता हूं जरदारी साहब बिल्कुल प्ले कर रहे हैं, जो पार्टी के हम मशहूर हैं कि जिन्होंने में वोट भी दिया। आज हम मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 38% जो महंगाई थी वो 12% आ गई। शहबाज शरीफ और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नहीं, पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर इस तरह ईद के मौके पर चीफ मिनिस्टर खुद फील्ड में थी। खान साहब आपका पॉइंट आ गया सर, और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन को हटाया गया, और खैबर पख्तूनख्वा में कोई गवर्नमेंट नाम की चीज ही नहीं, बातें करने बिल्कुल वाले। आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर, राणा साहब आपका पॉइंट आ गया सर। 9 मई की तबाही के जिम्मेदार है। तो बताइए, आज हम इस मुल्क को आगे जिनकी मेहनत समझ आती है, ये रात में कौन सी मेहनत करते हैं? आपका पॉइंट आ गया राणा साहब। बैरिस्टर साहब आपको शॉर्ट कमेंट करना चाह रहे हैं, मैंने प्रोग्राम वाइंड अप करना है सर। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब करना चाह रहा था कि अभी कुरैशी साहब बात कर रहे थे, मेरे शहीद कायदीन की तो बात है। मेरी जो आज की क़यादत है सदर आसिफ अली जरदारी, वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा तवील अरसा मुक़य्यद रहने वाले सियासी रहनुमा हैं, जिन्होंने 14 साल कैद काटी और आज से 2.5 साल कबल इनकी हुकूमत में भी कैद थे। तो इसलिए तारीख दुरुस्त रखे तहरीक इंसाफ के दोस्त, और अब अपनी ये जुबानी दहशतगर्दी और अमलन दहशतगर्दी से बाज आए। मैं भी सवात का जो वाकया हुआ है जहाँ पे इनके एमपीए ने दहशतगर्दी की है तहरीके तालिबान के साथ मिलकर और एक शहरी को खुदा जलाया है, ऐसी जमात को क्या सियासी जमात समझा जाए? जी ठीक, ये आपका पॉइंट आ गया सर। कुरैशी साहब शॉर्ट कमेंट सर, बिल्कुल प्रोग्राम वाइंड अप करना है मुझे।
नदीम कुरैशी साहब शॉर्ट कमेंट दे मुझे राणा दीजिए। इश्तियाक साहब ये जरूर बता दें, इन्होंने फरमाया कि दिन रात मेहनत करते हैं, तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन ये जरा मुझे रात की मेहनत तो समझाएं, रात को कौन सी मेहनत की जाती है भाई इस मुल्क में? हमें तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपका, बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपका, राना अरशद साहब आपका। नाज़रीन, आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए सियासी जमातों को बहरहाल चारों ना चार टेबल पे बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बात करेंगे तो ही हल निकलेगा। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात